नमस्कार प्यारे भाइयों, स्वागत करता हूँ आप अपने YouTube चैनल MW भाई अभिषेक। साथियों, आज हम मैथ का एक मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम टाइम लॉस ना करते हुए अपने काम को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देख दिया है, सभी खंड कीजिए। निम्नलिखित 12 वार्ता बंटन सारणी के आंकड़ों का समांतर मान ज्ञात कीजिए। यदि समांतर मान 21.5 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसको एक सारणी में व्यक्त करेंगे, उसके बाद फिर इसका आगे सलूशन कर रहे हैं। ये इसका मान दिया 5, 15, 25, 35, 45। एफ का मान दिया है 6। एफ का मान दिया था 6, 4, इसके बाद 4, 3 के 2। ठीक, इसके बाद इसका एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो 6, 5, 30 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, फिर 75 हो जाएगा, फिर 35 के हो जाएगा, फिर 10 का शून्य, एक हासिल, 2 चौके 8, 1 9, 90 हो जाएगा। ठीक, 90 हो जाएगा। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, अब इसका योग निकाल रहे हैं कि इसका कुल योग कितना आएगा। इसका योग निकालने के लिए देखेंगे 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15 प्लस में के आएगा। इसका योग निकालेंगे, देखेंगे 90, 90, 90, 180, 180, 180, इसका कुल मिलाकर आएगा 255 प्लस में 35 के आएगा। ठीक, और हमको दिया क्या है, x बार बराबर दिया है 21.5। तो जब भी हमको ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा जहाँ आपको एक्स निकालना पड़े कि डी एफ मतलब कुछ के कैसे दे, तो उसको हमेशा प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करना है। ठीक, तो प्रत्यक्ष विधि से इसको ले जाते हैं। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अच्छा, एक्स बार कितने हैं, एक्स बार है 21.5, 21.5 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 55 प्लस में 35 के 255 प्लस में 35 के बटे सिग्मा एफ आई का मानो कितना निकाले हैं 15 प्लस में के। अब ध्यान दीजिएगा, इसका तिरछा गुणा कर देंगे तब हम क्या हो जाएगा 21.5 बराबर 15 प्लस में के बराबर 255 प्लस में 35 के हो जाएगा। उसके बाद बस इसके बाद जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 22, 322.5 प्लस में 21.5 के बराबर 255 प्लस में 335 के। ध्यान दीजिएगा, हमने इसका गुणा किया है और फिर इसका गुणा किया, उसके बाद ये इसे उतारे हैं। ठीक, अब जो के वाला है इसको एक साथ कर दे रहे हैं और अचर राशियों को एक साथ कर दे रहे हैं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 322.5। अब ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में 255 बराबर में कितना हो जाएगा 35 के, ये प्लस से इधर जाएगा माइनस 21.5 हो जाएगा। उसके बाद ये जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा 67.5 बराबर 13.5 की हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमने इसको घटाया है, इसको हमने डायरेक्ट किया है, हम मतलब यहाँ घटा नहीं रहे हैं, लेकिन हमने इसको घटा कर रखा है पहले से। ठीक, उसके बाद के बराबर का हो जाएगा 67.5 बटे इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक अंक के दशमलव बाद है, एक अंक इधर है, ये भी हट जाएगा, तो हट जाएगा तो बचा इधर के बराबर आया 675 बटे 135। जब इसको हम काटेंगे तो के बराबर कितना आया 5।
यही हमारा आंसर। ये सवाल नंबर पहला था। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा का दिया है। सवाल नंबर दूसरा दिया है कि समीकरण 2 k x² माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको k का मान ही याद करने को कह रहा है। अच्छा, वह समीकरण क्या हो जाएगा? वह समीकरण दिया हमको 2k² माइनस में 8x प्लस में के बराबर 0 के मूल बराबर हैं। ठीक, तो हम इस समीकरण का ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से कह रहे हैं तुलना करने पर ठीक, हम तुलना कर रहे हैं तो देखेंगे का यहाँ देखेंगे a बराबर कितना। जब तुलना करेंगे तो देखेंगे a बराबर a के स्थान में का है, a के स्थान में 2k है। ठीक, b के स्थान में b ये है, b के स्थान में -8 है, ये -8 है। उसके बाद c के स्थान में का है, c के स्थान में सिर्फ k है। ठीक, इसके बाद हमने एक ये तुलना की है और हम जानते हैं का कि यदि मूल बराबर होगा तो उसका जो विभेदकर माने d जो होगा वो भी बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे का मूल बराबर मूल के लिए बराबर मूल के लिए लिखेंगे का बराबर मूल के लिए विभेद कर d बराबर 0 होता है। विभेद कर d होता का है, d बराबर होता है का कि b² माइनस 4ac यही होता है। ये बराबर किसके? ये बराबर 0 का होता है। मतलब कि जो ये d का मान है ये 0 होगा तो क्या होगा माइनस में b का मान कितना निकाले हैं माइनस में 8 कर दिए। मतलब ये जो इसका वैल्यू आएगा इस समीकरण का जब हम तुलना किए तो इस समीकरणों में जो विभेदकर आना चाहिए वो d 0 आना चाहिए। ठीक, तो हमने d बराबर 0 यहाँ देखा, हम कहा कि अगर बराबर मूल होगा तो d बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने b के स्थान में क्या लिखा? b के स्थान में दिया है b के स्थान में दिया है 8 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणे a का मान कितना दिया है? a का मान दिया है 2k, फिर गुणे में c का मान दिया है k। इतना हो गया। ये 0 बराबर करेंगे का, ये ध्यान दीजिएगा -8 गुणे जब -8 होगा तो माइनस प्लस में 8 8 64। ठीक, ये हम 64 लिख देंगे। माइनस में कितना हो जाएगा 4 दूना 8 के स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम -8 को इधर बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस में 8 के स्क्वायर बराबर में 64 हो जाएगा। 8 8 28 64 माने के स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो के बराबर का होगा √8 होगा। तो के बराबर +- 2 √2। ये के का मान आया है हमारा। ऐसे क्वेश्चन नंबर का दिया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर हो। मतलब कि इसका हमें परिधि दे दिया है, हमसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन दिया का है हमको इसका परिधि दिया है। तो परिधि दिया कितना है? परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर दिया है, ये दिया है। और हमसे पूछा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक, परिधि दिया है तो हम जानते हैं वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr किसके बराबर है? 22 सेंटीमीटर के। हम यहाँ से करना क्या चाहते हैं? हम यहाँ से r निकालना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं का कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब हमको ये मालूम होना चाहिए, तभी हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम परिध से क्या करने हैं, वृत्त का परिध दिया था 22 सेंटीमीटर, हम परिध से इसका उस वृत्त का त्रिज्या निकालना, परिध से उस वृत्त का त्रिज्या निकालना चाहते हैं। तो परिध बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर ये दिया था, ठीक। तो हम यहाँ क्या करते रहे, 2 गुणे 22/7 होता है, पाई का मान 22/7, आर बराबर 22 सेमी। अब देखिए यहाँ 22 से 22 कट जाएगा तो बचेगा का 7, सॉरी 2/7 गुणे आर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर आर निकालना चाहते हैं हम, आर बराबर का हो जाएगा, ये इसके साथ चल जाएगा 7 ये नीचे आ जाएगा, तो जिसके देखिएगा ये क्या होगा, ऊपर नीचे गुण, ये नीचे हो जाएगा, ये इसके ऊपर चल जाएगा, इसको हम यहीं रह देते हैं। मतलब आर बराबर हमारा इतना आया। अगर आर बराबर इतना आया हमारा, तो हम इसको या तो ऐसे भी कह सकते हैं 3 दशमलव, ध्यान दीजिएगा ये दशमलव है, ये दशमलव है, ये हो गया, निकल गया। तो हम कहेंगे का चतुर्थांश का क्षेत्रफल का होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल तो ये होता है, लेकिन ये हमसे चतुर्थांश का पूछा है क्षेत्रफल। जैसे कि कहने का मतलब ये जैसे कि देखिए ये कौन वृत्त बना है, इस वृत्त में एक चतुर्थांश बना दिए हैं, इस वृत्त में हमने एक चतुर्थांश बनाया। तो इस वृत्त का ये पूछा है कि ये हिस्सा का होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल, मतलब कि ये 1 2 3 4 ये 4 बना था, तो 4 में ये पूछा है। तो ये पूछा, तो ये टोटल कितना था, टोटल 1 है, 1 का चौथा हिस्सा पूछ रहा है, 1 का चौथा हिस्सा पूछ रहा है, 1/4 हो जाएगा, ठीक। 1/4 पूरे वृत्तों का पाई आर स्क्वायर। ऐसे हमको क्या, ये इसका कहने का मतलब यही है, मतलब कि अगर ये पूरे वृत्तों का पूछा होता तो पाई आर स्क्वायर हो जाता, ठीक। लेकिन चतुर्थांश का पूछा, चतुर्थांश का मतलब कि देखिए ये भी एक चतुर्थांश है, ये भी, तो एक भगों का मान होगा, एक भगों का मान बता दीजिए, बस एक चतुर्थांश का मान हो जाएगा। तो कहेंगे का 1/4 गुणे पाई का मान कितना है, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर का मान कितना रखेंगे, आर का मान रखेंगे 7/2 का स्क्वायर, फिर 1/4 गुणे में 22/7 गुणे में 7 2 7/2। यहाँ देखिए 7 से 7 कटा, ठीक, 7 से 7 कट सकता है, यहाँ से ये कट सकते हैं 11 बार में। ध्यान दीजिएगा ये ए बराबर चल रहा है, और किसका, ये चतुर्थांश का, ये मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक। तो ए बराबर क्या कहेंगे, 77/4 दूना 8, यही तो बचा था। ध्यान दीजिएगा क्या कि 7 से 7 कटा है, ठीक, 2 से 11 काट दिए हैं, 11 बचा। अब यहाँ 1 11 करने में 11 11 7 77 बटे नीचे क्या बता है 4 वो बचा है 2 बचा है, तो 4 दूना 8, ये हो जाएगा। इतना कह सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। और यदि दशमलव में दिया है तो कह सकते हैं 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ये भी आंसर हो जाएगा। मतलब ये बराबर जब इसको हम काटेंगे ना, जब इसको काटेंगे तो वो आएगा। गाय हो गया। उसके बाद हम देखेंगे का सवाल नंबर घ में का दिया था। घ में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो बहुत सहज है, ये तो हर कोई कर सकता है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं। तो हमको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा इसमें सब थ्योरी है, इतना आपको करना ही पड़ेगा, इससे आप वो नहीं हो सकते। मान लीजिए फिर मान लीजिए कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠ 0 होगा, ये परिमेय का गुण है, वह P व Q
सहभाज्य संख्या है। कहने सहभाज्य संख्या मतलब कि जो पी और क्यू में, जो पी है और जो क्यू है, सहभाज्य का मतलब कि ऐसे दो संख्या हैं जिसके बीच एक के सिवा कुछ का मान हो, जैसे कि 2 3। ठीक, इसमें हम देखेंगे इसमें सिर्फ एक ही है, मतलब इसका एचसीएफ या तो एक है, एचसीएफ एक आएगा ही कन्फर्म। अगर सह ये दोनों आपस में सहभाज्य संख्या होगी तो इसका एचसीएफ एक आएगा और इसके बीच सिर्फ एक ही का मान होगा और कुछ दूसरा संख्या का मान नहीं हो सकता। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 + √3 बराबर ये पी बटे क्यू के बराबर में होगा। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं कि √3 बराबर पी बटे क्यू, ये इधर प्लस में है, 2 प्लस में इधर आएगा माइनस में 3। ठीक, इसके बाद √3 बराबर में इस कैल्शियम लेंगे तो क्यू आएगा, क्यू से क्यू कटा बचा का पी माइनस में ये कितना 2 क्यू। ठीक, ये हो जाएगा। और अब बस यही तुम्हारा आंसर। अब यहाँ थोड़ा लिखना पड़ेगा, चूँकि पी और क्यू एक पूर्णांक है। यहाँ एक नहीं लिखें, लेकिन ठीक है चलिए, चूँकि पी और क्यू एक पूर्णांक है और पी माइनस एक परिमेय संख्या है। इसका अर्थ है √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, इसे लिखना पड़ेगा एक परिमेय संख्या कभी भी एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। ठीक, उसके बाद सवाल नंबर अंगा कह दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ठीक है, मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। तो प्रश्नानुसार का दिया है, प्रथम शर्त के अनुसार का दिया है हमको। प्रथम शर्त के अनुसार हमको दिया है कि पहली संख्या माने x, दूसरी संख्या माने y को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। ठीक, हम इसको कह दें का, इसको ये भी कह सकते हैं कि y बराबर कह सकते हैं y बराबर 27 माइनस x, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। ठीक है, और फिर द्वितीय शर्त का दिया है, द्वितीय शर्त के अनुसार का दिया हमको, द्वितीय शर्त के अनुसार हमको दिया है कि वही जो संख्या माने पहली संख्या x से दूसरी संख्या y का जब गुणा करेंगे तो
82 आना चाहिए। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 ही मान ले रहे हैं। अब इस समीकरण का जो वैल्यू है इसमें रख देना है, बाकी तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि जब रखेंगे इस कहेगा समी एक व 2 से, ठीक, तो समीकरण 1 व 2 से तो यक्स से गुणे वाई बराबर 182। वाई के मानों कितना निकाले हैं ये बस रख दीजिए। यक्स वाई के मानों निकाले हैं 27 माइनस यक्स बराबर 182 का। उसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो 27 एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में 182 आएगा। इसके बाद जब आगे क्या करेंगे हम इस ये एक्स स्क्वायर है इसको हम प्लस बनाना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, हम इसको इस बराबर किधर भेज दे रहे हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जो ये प्लस में है जब बराबर किधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 27 एक्स, ये प्लस में ही रहेगा। वैसे कैसे, जैसे कि हम इसको किए हैं ना, ये बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये बराबर किधर आएगा तो माइनस में 27 एक्स, और ये बराबर किधर पहले से था ही तो प्लस में 182 रहेगा। ठीक, ये हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका फैक्टर जब करेंगे तो जोड़ने पर अथवा घटाने पर 27 आना चाहिए, गुणा करने पर 182 आना चाहिए। जब इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हम इसको तोड़ सकते हैं -13, इसको तोड़ सकते हैं 13 एक्स माइनस में 14 एक्स में। जब इसको 13 और 14 का गुणा करेंगे 27 आ जाएगा, और फिर सॉरी, जब 13 और 14 को जोड़ेंगे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो प्लस होगा। ठीक है, लेकिन जुड़ेगा तो 13 14 कितना होगा 27, लेकिन चिन्ह माइनस, तो एक ये माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह वही माइनस रहेगा। ठीक है, लेकिन जब इसका गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, प्लस में कितना 182। ठीक, इसमें एक्स का मान हो सकता है, एक्स का मान हो सकता है तो ले लीजिए, एक्स -13 बचा, इसमें 14 का मान हो सकता है। ठीक है, एक्स हो गया, ये प्लस का माइनस का मान ली है, माइनस का मान तो ये माइनस, इसको अगर माइनस जो ये माइनस का मान तो ये जो प्लस हुआ इसको प्लस माइनस माइनस कर देगा, बचेगा कितना 13। तो हम कह सकते हैं क्या कि एक्स -14 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में इसको एक साथ कर दिए, एक्स -13 दूसरे कोष्टक में। जब इसको करेंगे इसको बराबर दिखा दीजिए, इसको बराबर दिखा दीजिए, फिर एक्स बराबर हम कह सकते हैं का एक्स बराबर कह सकते हैं ये बराबर, ये माइनस है बराबर को उधर जाएगा 14 हो सकता है। ये एक्स बराबर का कर सकते हैं, ये जो माइनस है उधर जाएगा बराबर के उधर प्लस में 13, मतलब कि हमारा ये भी आया ये भी आया। तो अगर इसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ दोनों प्लस में आया तो हम कोई भी चुन सकते हैं, अगर माइनस आया होता तो माइनस को छोड़ देते उसी संख्या को चुनते जो प्लस में, लेकिन यहाँ दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस में किसी एक संख्या को चुनो, तुम्हारा आंसर। इसको भी चुनो, एक्स का मान अगर इसको अगर माने तो भी आंसर तुम्हारा वही आएगा, अगर एक्स का मान इसको माने तो भी तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक, क्या करें, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 है का वाई बराबर 27 माइनस एक्स है, वाई का मान हमको याद करना है, 27 में चाहे जो उठा लो, एक्स बराबर कर 14 मान, ठीक है, मान लो घटा दो, फिर वाई का मान कितना आएगा 13 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर वाई का मान तुम यहाँ अगर एक्स का मान यहाँ 13 उठाओ तो वाई का मान 14 आ जाएगा, बस इतने अंतर है। ठीक, मतलब पहली संख्या का आया, पहली संख्या बराबर 14, दूसरी संख्या 13 आया। ठीक, इसके बाद सवाल नंबर जो 6 है, 6 का दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब का ये हमको दिया है, जैसे कि कोई बिंदु है, कोई रेखा है, ठीक, इस रेखा में एक बिंदु ये है, दिया कितना है -1, 7 दिया है, दूसरा बिंदु ये है, ये कितना दिया है 4, -3 दिया है। ठीक, अब ये जैसे कि एक बिंदु ये था एक बिंदु ये था, इससे हमने एक रेखा बनाया, और कहा क्वेश्चन ये कहा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में ऐसी कोई एक बिंदु है, मान लो अपनी ओर से वह बिंदु, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो पी, वह मान लो वह बिंदु पी होगा जो इसका निर्देशांक कुछ होगा, और यह बिंदु पी इसको कितने के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये 2:3 में विभाजित कर रहा है।
ये जो होगा 2:3 में विभाजित कर रहा है, मैं 2:3 में विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब क्या कि जैसे कि कोई एक बिंदु था, मान लो ए है अपनी ओर से वाई बिंदु, दूसरे बिंदु बी था, इसे हमने एक रेखा खींचा, ठीक। तो इस रेखाखंड के बीच में एक कोण बिंदु है, वह मान लो अपनी ओर से कि वह बिंदु है पी है, वह बिंदु है पी। यहाँ से इसको 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यहाँ से इसको 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, और यहाँ से पी से यहाँ तक की 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 2:3। और कह रहा है कि अगर ये इसको 2 के अनुपात में विभाजित करेगा, इसको 3 के अनुपात में विभाजित करेगा, तो जो उस बिंदुओं के निर्देशांकों का होगा। ये बहुत आसान है, इसको हमने बताया भी है अपने, हम जब पढ़ाते हैं तो वहाँ बताया भी था इसका, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको ये ध्यान दीजिए, ये बिंदुआ इसको विभाजित कर रहा है कि नहीं, यह बिंदुआ इसको दुई में दुई में मतलब 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, और ये बिंदु इसको 3 के अनुपात में, मतलब कि इस यह बिंदुआ इधर इसको दुई में, और यह बिंदु इसको 3 में विभाजित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह बिंदुआ इसको 2:3 में, इस पूरी रेखा को 2:3 में विभाजित कर रहा है, ठीक। तो अगर ये 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो मतलब कर क्या रहा है, विभाजित कर रहा है। तो अगर ये 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो उस बिंदुओं के निर्देशांकों का होगा। तो उस बिंदु के निर्देशांक की बात करने के लिए हम विभाजन सूत्र लगा देंगे। अच्छा, विभाजन सूत्र होता क्या है, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र होता क्या है, ये मान लो विभाजन सूत्र एक्स कामा वाई कुछ आया होगा, ठीक। वह होता है यम एक्स प्लस में यम एक्स बटे यम 1 प्लस में m2। यहाँ कर दो 12, 21, इक्यावन, ये यक्स के लिए है। अच्छा, वाई के लिए क्या होगा, यम वाई प्लस में यम वाई बटे यम 1, सॉरी दिख नहीं रहा था, हमने अपनी ओर से कह दिया। ध्यान दीजिएगा, विभाजन सूत्र क्या होता है, एक्स कामा वाई बराबर यम एक्स प्लस यम एक्स बटे यम 1 m2 कर दिए। अब यहाँ क्या कर दिए हैं, 1 2 मतलब 12, इसके बाद उल्टा इसके 21, ये एक्स के लिए है। ऐसे वाई के लिए क्या होगा, यम वाई प्लस में यम वाई बटे यम 1 प्लस में यम 2। यहाँ कर दीजिएगा 12, यहाँ कर दीजिए 21, ये कर दिए हैं। अब बस इसी में इसका सूत्र मनवा रख दो, रख देंगे, उसके बाद आ जाएगा वह जो मतलब ये इस बिंदु के जो हमको इस बिंदु के निर्देशांक जो पी बिंदु है, पी बिंदु के निर्देशांक वो हमसे पूछा है, तो हमने अपनी ओर से मान लिया कि वह बिंदु के निर्देशांक एक्स कामा वाई होगा, कुछ होगा क्या होगा लेकिन हमको नहीं मालूम, सॉल्व करो आगे आ जाएगा, ठीक। तो यम 1 कितना दिया है, ये यम 1 है, ध्यान दीजिएगा, ये यम 1 है, और ये यम 2 है, ये m2 है, ये यम 1 है, ठीक। यम 1 कितना दिया है, यम 1 है 2 गुणे x2, ध्यान दीजिएगा, ये है x1 का मान है, ये y1 का मान है, ठीक। ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान है, ठीक। तब ऐसे ही ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। ऐसे जब यहाँ रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यम 1 कितना है, यम 1 2 है, वाई फिर यम 1 2 है, फिर x2 कितना है, x2 माने हाई 4 है, प्लस में यम 2 कितना है, यम 2 है 3 गुणे x1 कितना है माइनस में 1 बटे यम 1 कितना है 2 प्लस में 3 कामा। ऐसे y के लिए भी रखा जाएगा, y के लिए क्या होगा, यम 1 कितना हो जाएगा 2 होगा, गुणे में y1 की y2 नहीं y2 3 हो जाएगा, ठीक। y2 3 नहीं भाई, y1 क्या रखे हैं, यम 1 कितना है 2, तो y2 यहाँ जाएंगे ना, y2 यहाँ जाएंगे, यहाँ माइनस में 3 हो जाएगा, फिर प्लस में यम 2 कितना है, यम 2 3 है, y1 कितना है, y1 यहाँ जाएंगे 7 बटे यम 1 कितना है 2 बटे 2 प्लस में 3, ठीक। जब निकालेंगे x कामा y कितना आएगा, ये देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का नाम 3 बटे 3 2 5 कामा। ऐसे ही माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ जानते जहाँ कुछ नहीं वहाँ प्लस, और यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6 प्लस में 7 21 बटे 5 हो जाएगा, ठीक। जब x कामा y कितना आएगा, इसको याद करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, घटेगा कितना 5 बटे 5 कामा, ये कितना हो जाएगा,
ये प्लस माइनस माइनस वन घटेगा। 21 में से 6 गया मतलब 15/5, लेकिन प्लस में कहाँ कि प्लस वाला बड़ा है। यहाँ यहाँ प्लस 8 बड़ा है, 8 जो प्लस में है, ठीक। तो यहाँ प्लस हमेशा रहेगा, कटेगा, ये कटेगा, आया 1, 3। माने इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, इस बिंदु का निर्देशांक 1, 3 होगा, जो उसको 2:3 में विभाजित करेगा, ठीक। इसके बाद फिर सवाल में दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5 खंडों को हल कीजिए, हम पूरा यहाँ खंड हल करके आपको बताएंगे, बाकी आप एग्जाम में सिर्फ 5 खंड ही करना है आपके लिए, ठीक। हम यहाँ पूरा करके बताएंगे, हो सकता है यही आ जाए, वो हो सकता है ये जो अथवा करके आए वही आ जाए, कोई भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, कोई कन्फर्म नहीं है भाई साहब। यहाँ पर हम सवाल पढ़ रहे हैं, पहला का है, द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा इसके इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए, ठीक है, आसान ही है। हमको दिया क्या है, सॉरी एफ क्या दिया, f(x) बराबर क्या दिया है, हमको दिया है 3x² माइनस में x कामा माइनस में 4 कामा नहीं है, माइनस में 4, ठीक, ये दिया है। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम f(x) बराबर, इसको क्या मानेंगे, इसके बहुपद ज्ञात करने के लिए हम f(x) को 0 मानेंगे, ठीक। तो जब 0 मानेंगे तो हम कह सकते हैं 3x बराबर x माइनस 4। आप ऐसे कह दीजिए, अथवा ऐसे भी आप कह सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 3x² माइनस में x माइनस में 4 बराबर 0। कहने का मतलब उसके इधर उधर करने पर कोनो फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक, ऐसे कर देने। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका हम सबसे पहले फैक्टर कर रहे हैं, तो फैक्टर करेंगे 3x², जोड़ने घटाने पर -x आना चाहिए, गुणा करने पर -4 आना चाहिए। तो हम कह देंगे 4x प्लस में 3x माइनस में 4 बराबर 0। जब करेंगे तो प्लस माइनस माइनस माने घटेगा, 4 में से 3 गया, ये क्या नहीं, यहाँ x लिखा जाएगा, 4x में से 3x करेगा, ये x बचेगा, ठीक, घटेगा, x बचेगा, लेकिन बड़ा वाला चिन्ह है तो बड़ा वाला चिन्ह लग गया, 4×3 = 12, ठीक, 4×3 = 12 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुणा करने पर 3×4 = 12 x² आना चाहिए, 12x²। अभी हमने ये बोला कि इसके 4 आना चाहिए, नहीं 4 नहीं, इसका पहले इसके साथ इसका करेंगे, उसके बाद देखेंगे गुणा करने पर इसके साथ गुणा करेंगे, फिर देखेंगे कि कितना आना चाहिए। जैसे 3×4 = 12 x² आना चाहिए, ठीक। तो गुणा करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो 3×4 = 12, लेकिन माइनस में 12 आना चाहिए, 12x², तो माइनस ही है, ये माइनस लग जाएगा कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4×3 = 12x², उसके 4x में से प्लस में 3x घटाएंगे, x² आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम इसका क्या कर रहे हैं, इसका कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन हो जाएगा, बचेगा का x कॉमन हो जाएगा, बचेगा 3x माइनस में 4। यहाँ पर क्या कॉमन ले, यहाँ पर कॉमन ले रहे हम, यहाँ पर कॉमन ले लें, प्लस में अगर प्लस में यहाँ प्लस में अगर एक कॉमन ले लें तो बचेगा का 3x माइनस में 4, ठीक। बचे उसके बाद हो जाएगा x प्लस में 1, दूसरे में 3, ध्यान दीजिएगा कोष्टक है भैया, 3x माइनस में 4 हो जाएगा। एक कोष्टक हम कह सकते हैं x प्लस में 1 बराबर 0, x बराबर माइनस में 1। एक कोष्टक में कह सकते हैं 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर, ये माइनस के उधर जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, x बराबर 4/3 आया। यहाँ हमको इस समीकरण का 2 शून्य प्राप्त हुआ। तो हम पहला कह सकते हैं का कि अल्फा बराबर, हम एक को अल्फा मान ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम एक को अल्फा मान ले रहे हैं, तो अल्फा बराबर की मान लेते हैं, तो क्या है, यहाँ -1 हो जाएगा। एक को बीटा मान ले रहे हैं, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे शून्य को तथा गुणन खंडों के बीच संबंध का
सत्यापन करना चाहते हैं तो सत्यापन अगर करना होगा तो सबसे पहले उस समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमें तुलना करना पड़ेगा कि ए का है, बी का है, सी का है। ठीक, जैसे कि उस समय वह समीकरण हमको कहा था, वह समीकरण हमारा था 3x² माइनस में x माइनस में 4। इसकी तुलना मतलब इसकी इस समीकरण की तुलना ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस सी रवैयों से करने पर जब करेंगे जब इस समीकरण से तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि ए बराबर 3 है, बी बराबर -1 है और सी बराबर -4 है। ठीक, यहाँ आप समझ रहे होंगे कि यहाँ ऐसे होगा नहीं। यहाँ अगर कहूँ चर राशि दिया है, उस चर राशि के जहाँ कुछ नहीं होता, चर राशि के जहाँ कुछ अगर चर राशि के से अगर कुछ ना जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ हमेशा एक रहता है। जैसे कि एक के साथ एक्स के गुणा करने पर एक्स ही आएगा, उसमें उसके मान में कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ हमेशा एक है। हम जानते का शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, जो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आएगा तो वो आना चाहिए -b/a आना चाहिए। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा अभी हमने निकालना है, -1 है। ठीक, प्लस में बीटा कितना है, 4/3 है बराबर। अच्छा, बी इस समीकरण में बी क्या है, इस समीकरण में बी -1 है और ए क्या है, 3 है। मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ने पर यही आना चाहिए। अगर ये आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ हमारा क्या बोलते हैं, शून्य को तथा गुणनखंडों के बीच का जो गुणनखंडों नहीं यहाँ गुणनखंडों नहीं रहेगा, गुणांकों रहेगा। गुणांकों ध्यान दीजिए, यहाँ गुणांकों रहेगा तो हम बार बार गुणनखंड चिल्लाते, गुणनखंडों नहीं रहेगा, गुणांक रहेगा। ठीक, हमको ये आना चाहिए। जब इसको कैलकुलेट करेंगे इसके बटे एक कह सकते हैं, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 से ये करेंगे -3, ये 3 कट जाएगा, प्लस में 4 बराबर -1, 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ ये माइनस होता है ना, ये माइनस होता है, लेकिन ये यहाँ भी यक्स जो यहाँ बी का मनवा भी -1 है, तो ये -1 एक ठीक बाहर से हो जाएगा। ठीक, ये -1 इसको ये -1 का कर देगा, माइनस ये इसको कर देगा प्लस में, ये आना चाहिए। जब करेंगे तो ये घटेगा, कितना आ जाएगा, होगा यहाँ 1, 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर 1/3 हमारा सत्यापित हो गया। ठीक, ऐसे ही हमें खाम के दिया है कि 1 प्लस में tan² बटे 1 प्लस में cot² ये बराबर होगा 1 माइनस में tan 1 माइनस में cot के होल स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना। हमको ये सिद्ध करना है। ये ख नंबर में दिया है कि 1 प्लस में tan² बटे 1 प्लस में cot² ए ये बराबर होगा 1 माइनस tan² बटे 1 माइनस में cot ए का होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक, इसको हमको वो दिखाना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र होता है का sec² माइनस tan² बराबर 1। तो हम sec² बराबर कह सकते हैं ना, ये माइनस है उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, प्लस में हो सकता है फिर 1, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस में tan² sec² बराबर ये हो सकता है। ऐसे ही एक सूत्र होता है cos² माइनस में cot² बराबर 1 होता है। तो cos² बराबर करेंगे, ये माइनस है इधर, बराबर के उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1 प्लस में cot² हो सकते हैं। ठीक, और यहीं पर एक सूत्र होता है कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos थीटा। एक सूत्र होता है का cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम उसके tan ए और cot ए के स्थान में वही रख रहे हैं। क्या हो सकता है का 1 प्लस में tan थीटा के स्थान में रख देंगे, हो सकता है sin बटे cos। ध्यान दीजिए, यहाँ ये है, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 1 प्लस में cot के स्थान में क्या हो सकता है cos बटे बाई sin बाई
ए का होल स्क्वायर। ठीक, इसका क्या हो सकता है 1 माइनस में 10 बटे हम 10 को ऐसे रख दे रहे हैं, बाकी इसको कॉट को कह दे रहे हैं 1/10 है। ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र ये भी होता है कि ये संबंध होता है कि कॉट ए बराबर 1/10 है। 10 ए बराबर 1/कॉट ए के बराबर होता है। ठीक, तो हमने कहा कि कॉट ए जहाँ है उसके स्थान में 1/10 कर दिया है। ठीक, इसके बाद इन सब का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अब क्या होगा, अब यहाँ ये हो सकता है कि 1 प्लस में ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, बटे में 1 प्लस में ये क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बटे में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये बराबर ये क्या होगा, इसका हम एक काम कर रहे हैं ना, इसके बाद यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ इसके बटे 1 कर सकते हैं। जब 1 करेंगे कर सकते हैं 1 माइनस में 10 ए बटे, ठीक, जब यहाँ 1 कर सकते हैं तो यहाँ 10 ए का मतलब एलसीएम हो जाएगा, 10 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या चल जाएगा 10, यहाँ 10 से 10 कटा 1 हो जाएगा। ठीक, 10 एलसीएम लिए, ये जब देखेंगे तो ये 10 बार जाएगा, 10 मतलब 10 हो जाएगा, माइनस 10 से 10 कट जाए, माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक, इन सब का होल स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, इसके बटे ये कह सकते हैं, इसके बटे ये कह सकते हैं। जब इसके बटे ये कह सकते हैं तो इसका एलसीएम ले रहे हैं, इसका एलसीएम कॉस हो जाएगा। ठीक, यहाँ 1 है तो यहाँ का हो जाएगा कॉस से, प्लस में कॉस से कॉस कटा बचेगा साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही नीचे का क्या कर देंगे, नीचे का जो ये है इसका साइन स्क्वायर ए का मतलब एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर एक है तो यहाँ भाग देंगे, साइन स्क्वायर ए ही बढ़ जाएगा, ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, साइन कटा बचा का कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ये देख सकते हैं यहाँ 1 प्लस में है, ठीक, और 10 माइनस में है, यहाँ 10 प्लस में है 1 माइनस में है, तो ये आपस में एक सेम नहीं है तो हम इसको एक कॉमन लेकर इसको सेम बना लेते हैं, ताकि हमको काटने में आसानी पड़ेगी और आगे आंसर हमारा जल्दी आएगा। ठीक, तो हम इसको सेम बनाने के लिए हमने कहा कि यहाँ माइनस में अगर माइनस एक कॉमन ले लें, यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लें, ठीक, जानते हैं कि ये सेम नहीं है ना, क्यों, यहाँ क्योंकि प्लस में 1 है, यहाँ माइनस में 1 है, यहाँ माइनस में 10 है, यहाँ प्लस में 10 है। तो अगर हम इसको सेम बनाना है तो हम माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये सेम हो जाएगा, जब सेम हो जाएगा तो इसको हम आसानी से काट सकते हैं। ठीक, जब माइनस कॉमन लेंगे तो जहाँ अगर जब माइनस कॉमन लेंगे इस स्थिति में, तो जहाँ माइनस नहीं है वहाँ हो जाएगा, जहाँ माइनस है तो वहाँ हट जाएगा। जैसे कि यहाँ माइनस नहीं है तो जब माइनस नहीं है तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस में, मतलब माइनस हट जाएगा प्लस हो जाएगा 10 है, बट ऐसे ही 10 है माइनस में 1 बटे 10 है, इन सब का होल स्क्वायर। यह देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक सूत्र होता है का, एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा ए है बराबर 1 होता है, चाहे कॉस आगे पीछे रहे चाहे साइन आगे पीछे रहे, मतलब ना दिक्कत है, बराबर 1 होगा। यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के स्थान में 1 हो जाएगा बटे कॉस आ जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर के स्थान में 1 हो जाएगा बटे साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ का होगा, यहाँ देखिए ये माइनस में है, माइनस 1 है, ठीक, और यहाँ प्लस में 10 है, तो यहाँ प्लस में 10 है और माइनस में 1 है, मतलब ये अभी प्रेजेंट टाइम में ध्यान दीजिए, ये जो ये पद है, ये पद आगे पीछे तो है लेकिन ये सेम है, आगे पीछे हुआ तो क्या हुआ लेकिन सेम तो है, तो हमको यहाँ आगे पीछे नहीं, हमको यहाँ सेम देखना है। तो यहाँ देखेंगे -1 है, हाँ यहाँ -1 है, +10 है, यहाँ +10 है, ठीक, तो आगे ये मतलब सेम है बेशक लेकिन आगे पीछे है, तो ये कट जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा तो बचेगा का बचा, लेकिन कटा, लेकिन फिर भी अभी बचा है, क्या बचा है, माइनस बचा है, और यहाँ अगर कट गया तो कुछ नहीं तो हमेशा वहाँ एक रहता है। ठीक, यहाँ भी 1 है बटे 10 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, ये अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा होगा, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर ये क्या होगा,
ये क्या होगा, ये माइनस में 1/10 का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर है। अभी हमने एक सूत्र बताया कि जो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो इन दोनों पर भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है, हम कह सकते हैं ना साइन ए, इसको हम साइन बटे कॉस ए का होल स्क्वायर कह सकते हैं, बराबर ये क्या होगा, ये इसके बटे नीचे नहीं होगा। अगर इसके बटे 1 हो गया तो ये अपने ही, मतलब ये इसका अपना 1 था तो ये अपने ही उस पर गुणा हो जाएगा, बल्कि ये नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 10a का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर था, तो साइन अपन कॉस बराबर 10a का 10 स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, जब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यहाँ -10 है, -10 गुणे -10 है। ठीक, तो माइनस प्लस में 10 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर माइनस है तो क्या हुआ, जब यहाँ जब क्या होगा, यहाँ जब गुणवा होगा तो ये 10 स्क्वायर ही होगा, तो कह सकते हैं का 10 स्क्वायर। ये हमारा सिद्ध हुआ है। यहाँ पर क्या सिद्ध हुआ है, ये हमारा ये सिद्ध हुआ है, ये था तुम साइन अपन कॉस को कह दें का 10, ये स्क्वायर था तो ऊपर स्क्वायर लग गया, बराबर ये 10 था, तो जब गुणा होगा 2 बार तो ये माइनस है हर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद सवाल नंबर जो घ दिखा दिया है, सवाल नंबर घ दिया है, सवाल नंबर घ दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या, सवाल नंबर घ 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है, ऐसी संख्या कितनी है, हमसे ये भी पूछा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। आप इसको कहेंगे का कि माना संख्या के दहाई का अंक यक्स और इकाई का अंक y है। ठीक, y है, तो प्रश्न अनुसार का तो संख्या का हो जाएगा, तो प्रश्न अनुसार का हो जाएगा, प्रश्नानुसार पहला प्रथम पद में कहा दिया था, कहेंगे प्रश्नानुसार का कहेंगे, कहा था कि वह संख्याओं का अंतर कितना है, संख्याओं का अंतर 2 है, मतलब कि x, y बराबर 2, सॉरी संख्याओं का अंतर नहीं, अंकों का अंतर उसका 2 है, मतलब ये एक अंक है, एक ठीक हमने अपनी ओर से, ध्यान दीजिए ये कन्फर्म नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। कहने का मतलब आप x को दहाई अंक को y मान ले, इकाई अंक को x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने कहा कि दहाई अंक को x मान लिया, इकाई अंक को y मान लिया, तो कहा कि संख्या के मतलब अंकों का अंतर, अंकों माने x y का अंतर माने घटाना बराबर 2 के होगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अगर किसी संख्या का दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है तो वह उसका मूल संख्या का होगा। मूल संख्या का हो सकता है, मूल संख्या हो जाएगा 10x प्लस में y, हमने आपको बताया है पहले, यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस y। ये 10x प्लस y हमारा मूल संख्या है। कह रहा है कि वह संख्या, जैसे कि कोई मान लो कोई अपनी ओर से 54 एक संख्या है, तो हम इसको कह सकते हैं का 50 प्लस में 4, हम इसको कहेंगे का 10 गुणे 5 प्लस में 4, बतिया वही तो हुआ, 10 का गुणा करेंगे। ठीक, 10 का गुणा, जब तक किसी संख्या में 10 का गुणा नहीं होगा तब तक वह 2 अंक की संख्या नहीं बन सकती। ध्यान दीजिएगा, हम इसको 2 अंक की संख्या बनाने के लिए 10 का गुणा करेंगे, प्लस में एक संख्या, इसका गुणा हुआ इसमें, प्लस में उसमें कुछ जोड़ेंगे। जैसे कि देखो 54 था, 54 कह सकते हैं का 50 प्लस 4, 50 को गई हैं 10 गुणे 5 प्लस में 4। अब ये एक 2 अंक की संख्या बन गई, जब 10 से इसका गुणा किए हैं तो 10 बचे 50 प्लस 4 जोड़ेंगे 54 आ जाएगा। तो ये इतना का हुआ, ये इतना 10 गुणे 5 प्लस में 4, ये हमारा इतना 2 अंक की संख्या है। लेकिन अभी हमको उसके अंकों का योग ना मालूम है, मतलब उसके अंक कितना कितना है ना मालूम है। तो जब नहीं मालूम है तो हमने जो यहाँ 5 और 4 है इसको हम x y अपनी ओर से कह दिए हैं, ये हमारी कोई संख्या बन, ये हमारी मूल संख्या है। ठीक, और फिर इसके बाद हम कह देंगे का, अगर हम इसके अंकों को उलट दें, अंकों को उलटने पर
बनी संख्या का हो जाएगा, अगर इसकी संख्या को उलट दें, जैसे कि यहाँ 54 था, 54 को हम क्या किए हैं 10 गुणे 5 प्लस में 4, 10 पचे 50 प्लस में 4, ये 10 से गुणा करें तो 2 अंक की संख्या बना। अगर इसके संख्या इसकी जो ये संख्या है, इस संख्या को अगर हम उलट दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 45। 45 हो गया तो क्या हुआ 10 गुणे 4 प्लस 5, अब भी तो हुआ, बस यहाँ क्या हुआ, यहाँ 10 हो गया, जो यहाँ पहले यहाँ जो 10 से गुणा पहले 5 में हुआ था, आपकी बात 4 का हो जाएगा, प्लस में 5 ऐड हो जाएगा। ठीक, तो बनी संख्या का हो जाएगा, वह संख्या हमारा बन जाएगा आपकी बार उल्टा 10y प्लस में x बन जाएगा। और प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार हमको क्या कहा था कि वह संख्या माने 10x प्लस में y, इसके अंकों को बदल मतलब उलटने पर बनी संख्या, इसके अंकों को जो उल्टे हैं तो क्या संख्या बना 10y प्लस x। ठीक, ये इसका ये जोड़ेंगे तो योग इसका 66 आना चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, बस अब इसको आगे सॉल्व कर दें। इसको करेंगे क्या 10x प्लस वाई प्लस में 10y प्लस में x बराबर 66। कहेंगे क्या 10x प्लस x बराबर 11x प्लस में 10y प्लस y बराबर 11y बराबर 66। x प्लस y कहें देंगे तो 11 कॉमन हो जाएगा बराबर 66 से ये कट गया, x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 का है, समीकरण 1 यहाँ देखिए, समीकरण 1 ये x माइनस वाई बराबर 2, ये x माइनस वाई बराबर, हाँ x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 1 माने थे, और यहाँ समीकरण दूसरा का मान x प्लस वाई बराबर 6। बस इसी दोनों को सॉल्व कर दें, आगे हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस वाई। इसके बाद हम घटा दे रहे हैं क्या, घटा देंगे प्लस में, घटा नहीं जोड़ दे रहे हैं x माइनस वाई। ठीक, 6 प्लस में इधर जोड़ देंगे का 2, मतलब अब बराबर के इधर वाले के बराबर के एक साथ, इधर बराबर के इधर वाले को बराबर के एक साथ जोड़ दे रहे हैं, इसको जोड़ने का हो जाएगा, ये देखिए 8, ये जोड़ने का हो जाएगा 2x, ये से ये कट गया बराबर 8, x के बराबर कितना आया 4। अगर x बराबर 4 आया तो y बराबर का होगा, समीकरण 1 अथवा 2 से चाहे जैसे कह दो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का है x माइनस वाई बराबर 2। अच्छा, x का मान कितना आया है 4 माइनस वाई बराबर 2। जब हम 4 को इसे रोके रहो, फिर ये बराबर, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 2 बराबर, ये माइनस उधर जाएगा प्लस में y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ इसको ऐसे टेढ़ कर देना, कहेंगे भैया ये तो आपने 4 बना दिया, 4 नहीं, ध्यान दीजिएगा ये y है, क्या है y है, इसमें कोई शक नहीं रहनी चाहिए, ये y है। तो मतलब हमको x मिल गया, y मिल गया, तो कहेंगे का वह संख्या बराबर, वह संख्या क्या है, वह संख्या है 42। इसको अगर हम इसको उलटने पर क्या हो जाएगा, उलटने पर हो जाएगा 24 हो जाएगा, वह संख्या होगा 42। ठीक, उसको उलटने पर 24 बन जाएगा। ठीक, सवाल नंबर घ का दिया है, आकृति में PS बटे SQ बराबर PT बटे TR है तथा कोण PST बराबर कोण PRQ, तो सिद्ध कीजिए कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमको ये सिद्ध करना है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। दिया है क्या दिया है, ये कोई त्रिभुज है। ठीक, ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसमें एक ऐसे रेखा खींचा हुआ है, ये कोई त्रिभुज है। इसको मान लीजिए ये P है, इसको माना ये Q है,
इसको माना ये आर है, इसको माना ये कोड यस है, ये टी है, ठीक। और ये हमको इतने ही दिया है। आगे क्या दिया है, पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर दिया नहीं है, शायद ये हमको सिद्ध करना है, देख रहे हैं, अब देख कर सॉरी ये दिया ही था, हमको सिद्ध करना है ये कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमको एक चीज़ और दिया है कि ये जो कोड़वा है माने कोड पी एस टी, पी एस टी माने ये कोड, ध्यान देना जब भी हम बीच में लिखते हैं तो ये हमेशा बीच वालों को कोई ये इस मतलब ये जो कोडवा है यहीं पर ही बना है, ये कोडवा है, ठीक, यहीं पर ये कोडवा बना है यस पर, इसको हमेशा बीच में लेते हैं। पी एस टी ये हुआ, ये दिया है बराबर है, किसके बराबर है, कोड पी आर क्यू के, पी आर क्यू, पी यहाँ दीजिए पी आर क्यू माने ये जो अब बीच में बना ये कोडवा ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो बराबर हैं, लेकिन हम एक चीज़ क्या जानते हैं, हम यहाँ एक चीज़ ये जानते हैं कि ये एक समांतर रेखा है, ठीक, ये एक समांतर रेखा है ना, आपको दिख रहा होगा समांतर रेखा मतलब एक दूसरे के समांतर दिया है, ये रेखा आपस में क्या होगा, आपस में समांतर दिया है, तो यहाँ लिखेंगे एस टी समांतर, इस समांतर का साइन है क्यू आर, मतलब एस टी समांतर है क्यू आर के, तो कहेंगे का तो इसके संगत कोण भी कहेंगे कि अगर एस टी माने ये और ये आपस में मतलब समांतर हैं, ये समांतर खड़ा है, तो इसके संगत कोण भी बराबर होगा, संगत कोण भी आपस में बराबर होगा। जैसे संगत कोण मतलब क्या कि जैसे देखिए ये कोई एक मतलब जैसे कि कोई एक समांतर रेखा है, ये रेखा ये ना देखिए कि समांतर रेखा मतलब ये नहीं होता कि ये एक दूसरे के बराबर ही, समांतर रेखा मतलब ये होता है कि ये बस इसके जैसा दिखे, ये इसका समान ही रहे बस, ठीक, ये नहीं देखा जाएगा तो उसके बराबर। जैसे कि ये कोई समांतर रेखा है, अगर कोई एक तिरछा रेखा इसको काट रहा है तो हम कहेंगे ये जो कोणवा है ये बन रहा है, ये कोणवा ये संगत कोण कहलाता है, ठीक। तो ये मतलब जितना डिग्री पर, जैसे कि ये जो समांतर रेखा था ये एक तिर्यक रेखा है, इसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं, ये तिर्यक रेखा इस मतलब इसमें जितना का कोण बनाएगा उतना ही यहाँ पर भी कोण बनाएगा। लेकिन ये कब के लिए, ये तब के लिए है कि जब ये रेखा अगर समांतर रेखा है तो जो ये तिर्यक रेखा काट रहा है, ये तिर्यक रेखा जो यहाँ पर कोणवा बनाएगा, ये कोणवा आपस में बराबर होगा, और इस कोण को कहते हैं संगत कोण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब का जैसे देखिए ये कोई समांतर रेखा है, तो ये जो यहाँ समांतर रेखा ये कोई तिर्यक रेखा है, ध्यान दीजिएगा हम इसको इसे कर दे रहे हैं, ये कोई समांतर रेखा है, ये कोई तिर्यक रेखा है, तो ये जो समांतर रेखा है इस दोनों समांतर रेखा में जब ये कोई तिर्यक रेखा इसको काटेगा तो यहाँ जो कोणवा बना रहा है और जो यहाँ कोणवा बना रहेगा, ये कोणवा ये आपस में संगत कोण कहलाएगा, और ये संगत कोण आपस में बराबर होगा। ऐसे यहाँ पर भी जब कोई ये समांतर रेखा है, ठीक, समांतर रेखा से जा रहा है, ये कोई तिर्यक रेखा इसको काटा तो जो ये कोणवा होगा, ये कोणवा आपस में इस कोणवा के बराबर होगा, ये बस श्योर है, ठीक। तो हम आगे क्या कहेंगे कि कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर के, ये कोण पी टी एस, ध्यान दीजिए कोण पी एस टी माने ये कोणवा ये बराबर किसके, कोण पी क्यू आर माने पी एस टी माने ये जो ये जैसे पी एस टी माने ये कोणवा बराबर होगा इस कोणवा का, तो कहेंगे का पी एस टी बराबर होगा पी क्यू आर की, ये बराबर होगा। ऐसे ही पी टी आर माने ये कोणवा, पी टी आर माने ये कोणवा ये बराबर होगा पी क्यू आर के, ये बराबर किसका होगा, कोण पी क्यू आर के, माने ये कोण बराबर ये कोण बराबर ये कोण। तो हमको प्रश्न क्या दिया था कि कोण पी एस टी जो होगा, पी एस टी माने ये कोणवा पी एस टी माने ये कोणवा ये बराबर होगा पी क्यू आर के, माने एक सोलो के यहाँ पर देखिए पी एस टी बराबर पी क्यू आर, माने कि अगर ये जैसे पी एस टी माने ये कोणवा अगर ये बराबर ये कोणवा का हुआ तो हम कह सकते हैं ना ये कोणवा भी आपस में इस कोणवा के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या कह सकते हैं
कि प्रश्नानुसार कहेंगे कोड PST वो बराबर होगा कोड PRQ के। कैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर x बराबर y है, x बराबर z है, तो z बराबर y होगा। कहने का मतलब कि अगर ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, तो ये भी आपस में बराबर होगा। ये दोनों आपस में बराबर हो गए, बस ये हो रहा है। ऐसे कि अगर ये बराबर, जैसे कि ये कोड़वा बराबर ये कोड़वा, ये कोड़वा बराबर ये कोड़वा, ये कोड़वा बराबर ये कोड़वा, और ये कोड़वा बराबर ये कोड़वा, तो ये कोड भी आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब हम कह सकते हैं ना कि यहाँ देखिए ये कोड बराबर, पहले तो क्वेश्चन में कह दिए जो ये कोड होगा ये इसके बराबर होगा। हाँ ठीक है, ये कोडवा इस कोड के बराबर होगा और ये कोडवा इसके बराबर है। ठीक, तो हम कह सकते हैं ना कि ये कोड आपस में, जैसे कि ये कोड के बराबर है, क्वेश्चन में दिया था ये कोड के बराबर है, और हमने कहा निकाला कि ये कोड इस कोड के बराबर है। तो अगर ये कोड इस कोड के बराबर है, ये कोड इसके बराबर है, तो ये कोड आपस में बराबर होगा कि नहीं? हाँ बराबर होगा। और हम एक बराबर, अगर दो कोड बराबर हो गए हैं तो इसका एक गुण भी जानते हैं। क्या जानते हैं? कि एक ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर नहीं, बराबर ही कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए, बराबर होते हैं। कहने का मतलब एक त्रिभुज में बराबर कोण के सम्मुख भुजा, कहने का मतलब कि अगर ये कोण बराबर ये कोण दिया था, ये कोण बराबर ये कोण दिया था, और ये कोण बराबर ये, अगर ये बराबर ये है, ये बराबर ये, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। और हम त्रिभुज के एक गुण जानते हैं कि अगर एक त्रिभुज में बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर हो, कहने का मतलब कि अगर ये कोण बराबर हैं, अगर ये कोण बराबर हैं, तो इसके जो ये सम्मुख भुजाएं, माने ये भुजा ये रेखवा ये भुजा के बराबर होगा। तो हम अगर ये बराबर हो गया तो हम जानते हैं क्या बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं जो PQ होगा, माने P और Q ये बराबर होगा किसके? PR के, माने इसके ये रेखा ये और ये आपस में बराबर होगा। और हमसे कहा था कि सिद्ध कीजिए कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का हम एक गुण जानते हैं का कि वे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर, वे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। तो यदि ये त्रिभुज ये भुजा के बराबर होगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः सिद्ध होता है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अंगा का दिया था, अंगा दिया है 65 और 117 के HCF को 65 माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए तथा साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि से 65 और 117 के LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान है, कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहले 65 व 117 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 65 का कहो, जैसे कि ध्यान दीजिए हम 65 का करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे करते हैं। 5 करें, 5 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 13 25 65, फिर 13 करने में 13, इसका अभाज्य गुणनखंड आया कितना? 13 गुणे 5 आया। ऐसे 117 का करेंगे, तो ऐसे 117 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 गुणे 13 आ जाएगा। ठीक, ये आया। जब हम एक 65 और 117 का HCF निकालेंगे, 65 का हम 117 का जब HCF निकालेंगे, HCF जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। अच्छा, ये HCF 13 कैसे आया? ध्यान दीजिएगा, जब हम 65 से भाग विधि द्वारा FCF निकालेंगे, जब भाग विधि द्वारा 65 से इसका HCF निकालेंगे
जब निकालेंगे तो हम इसको एक बार ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 65, घटाएंगे 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 11 पर से 5 गया 11 पर से 5 नहीं, 11 पर से 6 गया 5। ठीक, भाग देंगे किसका 65 भाग देंगे, ये भी एक बार जाएगा, आया कितना यहाँ आएगा 52, ये घटेगा कितना 3 बचा, ये कितना बचा 1, इसे भाग देंगे 13 13 13 13 13 13 चौके 52 कट गया। तो जो ये कटा तो इसका एस कितना है, एस यही 13 है, एस 13 है, तो हमने यहाँ क्या इसका लिख दिया कि इसका एस 13 है। ठीक, और हमसे कहा था कि यम का मान ज्ञात कीजिए, तो 65 यम माइनस 117 का एस कितने निकाले हैं, इसका 13 आया है, तो कह देंगे 65 यम बराबर 113 113 कहना 13, ये माइनस से बराबर कितना जाएगा प्लस में 117 हो जाएगा। 65 यम बराबर ये जुड़ के कितना हो 7 3 10, 7 3 10, 1 1 2 1 3, ये हो जाएगा। यम बराबर कितना हो जाएगा, यम बराबर होगा 130/65, यम बराबर कितना आएगा, यम बराबर 2 आएगा। और कहा था साथ में कहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम। ठीक है, तो हम एलसीएम ज्ञात कर देते हैं किसका 65 का 117 का। जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो पहले 13 से काटें, 13 बचे 65, 13 9 117, 13 बचे 65, 13 9 117, फिर इसको काटेंगे 5 से, 5 करने में 5, फिर 9 बच जाएगा, 3 9 करने में 9। ठीक, कहेंगे एलसीएम बराबर का 13 गुणे 9 गुणे 5 बराबर कितना आएगा, जब गुणा करेंगे तो आएगा 505। ठीक, इसका गुणा करेंगे 505 आया, ये हमारा का आया, ये हमारा है एलसीएम। ठीक, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और यदि इसके आगे का वीडियो चाहिए, हम इसका आगे का वीडियो पार्ट 2 के बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। ठीक, तो हम इसका जो आगे का जो क्वेश्चन है, हम इसका आगे का क्वेश्चन पार्ट 2 में कई के बनाएंगे। और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि कहीं भी दिक्कत हुआ है तो हमें कमेंट ज़रूर करके बताएं। थैंक यू।